हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और इसमें आज हम लोगों को बात करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है, ये चीज़ हमको समझनी है। यहाँ पे ओम्स लॉ की प्रूविंग करनी है। बट बच्चों, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको ओम्स लॉ की प्रूविंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको रिलैक्सेशन टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपने हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी 02 टॉपिक नहीं देखा है यूट्यूब पे, तो पहले आप उसको देख लीजिए। उससे रिलेटेड कुछ जानकारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। खैर, अभी हम बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ओम्स लॉ ये कहता है कि फॉर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, यानी कि ये इसकी कंडीशन हो गई, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस वायर, कंडक्टिंग वायर भी कह सकते हैं, मेटेलिक वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा अगर एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, ये वायर हो गया जिस पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, या कुछ ऐसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया? V। तो ये कहा गया कि इस कंडक्टिंग वायर में एक करंट फ्लो हो जाएगी। वो करंट कितनी फ्लो होगी? I, ठीक है। और I जो है वो डिपेंड करेगी V पर, मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करेंगे तो करंट कम फ्लो होगी। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसका मतलब V बराबर आ जाता है यहाँ पे R इंटू आई। फिर R इज ए कॉन्स्टेंट, R क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। लेकिन ध्यान रखना, कब तक कांस्टेंट रहेगा? फॉर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अच्छा, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और हम कह सकते हैं जैसे ह्यूमिडिटी और क्या कह सकते हैं? प्रेशर। ये सब क्या है? फिजिकल कंडीशंस। और ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट होनी चाहिए। उस सिचुएशन में जो R है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया। तो दिए गए वायर के लिए R की वैल्यू फिक्स होती है अगर ये सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो। और इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। यानी कि ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है। और आपको पता है ना रेजिस्टेंस क्या है? वो वर्च्यू है, वो गुण है जिससे कि वायर में करंट के फ्लो होने का अपोज होता है। तो उस वर्च्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तब ये R क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और R की जो यूनिट होती है, R को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और R की जो यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है ओम, ठीक है। तो R की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है। सबसे बड़ी बात आती है कि ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो बच्चों, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का होता है J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। जहां पर बच्चों J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, J को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा को बोलते हैं बेटा, सिग्मा को लिखते हैं बच्चों यहाँ पे
कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्स होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। बच्चों अभी हम लोगों ने बस इतना समझ लिया कि एक जो ओम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, वो बताता है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और जो स्केलर फॉर्म है वो क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों हम लोग इसी लॉ पे पहले ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इस इक्वेशन पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसकी प्रूविंग करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। बट अगर अचानक कोई आपसे पूछ देता व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज इट्स वेक्टर फॉर्म, तो आप इस तरीके से लिख के उसको आसानी से समझा सकते हैं। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसके आगे अब हम थोड़ा डिस्कशन, तो बच्चों यहाँ से आपने देखा V और I में जो रिलेशन मिला, ठीक है, V इज इक्वल टू आर इंटू आई, जहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, और इस R को हम लोग बोलते क्या हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसा रिलेशन आपको मैथ्स में पढ़ाया गया, मैथ्स में आपको पढ़ाया गया y इज इक्वल टू एम एक्स। ये क्या होती थी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। किसकी इक्वेशन होती थी, स्ट्रेट लाइन की। कुछ कुछ वैसी इक्वेशन है ना, जैसे वहां पे क्या होता था, y और x वेरिएबल होते थे और m क्या होता था, कांस्टेंट होता था। मतलब इसमें y और x की जो इक्वेशन बनती थी वो कुछ इस तरह से बनती थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनता था, ये इसका जो है कर्व बनता था y और x के बीच का। और यहाँ पे जो स्लोप होता था, स्लोप को किसके बराबर कहते थे, m के बराबर कहते थे, यानी कि tan थीटा होता था। वैसे ही v और i की अगर आप यहाँ पे ग्राफ खींच कर देखें, इसका हम वेरिएशन देखें v का i के साथ, तो हमको यहाँ पे मिलता है बच्चों कि अगर वोल्टेज को हम y एक्सिस पे रख दें जैसे यहाँ पे था, करंट को हम x एक्सिस पे रख दें जैसे यहाँ पे था, तो वोल्टेज और करंट के बीच की जो इक्वेशन है, जो ग्राफ है, वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और इसका भी जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा, v अपान आई, यानी कि r के बराबर होगा। तो ध्यान रखना कि अगर किसी वायर में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो उस वायर में वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो किसके बराबर है, वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, उसको आसानी से को करना है अभी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए बच्चों, ऐसा है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जैसे कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक ये हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ L है। अच्छा, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, O। बहुत बढ़िया। इस कंडक्टर के एंड्स पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, V। तो सीधी सी बात है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, यहां पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V अपान L। आपको पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगता है। आपको पता है निगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? निगेटिव चार्ज हैं। तो जहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन सब पर एक स्मॉल फोर्स लगता है पॉजिटिव एंड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इस साइड। चूंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगता है, वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन किया करते इधर उधर, बहुत तेजी से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों का रैंडम जो वेलोसिटी है ना, ये मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो 10 की पावर 5 to 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो? मतलब 1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 लाख मीटर वो 1 सेकेंड में चले जाते हैं, इतनी तेज वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इतनी तेज चलने के बावजूद वो क्या करते हैं, अपने रैंडम मोशन के साथ साथ पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। कब शिफ्ट होने लगते हैं? जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक इधर फोर्स लगाती है तो वो अपना मोशन जैसा कर रहे हैं इधर उधर वो चालू रखते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होते हैं बच्चों, शिफ्ट होने लगते हैं। तो इसका मतलब जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितना फोर्स एक्ट होता है? तो ये एक्ट होता है F इज इक्वल टू QE होता था ना, तो यहाँ पे EE, मतलब F इज इक्वल टू EV अपान L। ये फोर्स लगता है किस पर? फ्री इलेक्ट्रॉनों पर। इस फोर्स की वजह से तुमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन ले लेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? वो होगा बच्चों A, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपान मास, मतलब फोर्स EV अपान L और अपान में मास। सो एक्सेलरेशन विल बी A इज इक्वल टू EV अपान ml। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? EV अपान ml। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शिफ्ट होने लगते हैं। किधर शिफ्ट होते हैं? पॉजिटिव एंड की तरफ। आपको हमने बच्चों इससे पहले वाली क्लास में समझाया था कि सारे इलेक्ट्रॉनों का अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, हमने देखा अभी कि 1 लाख मीटर पर सेकेंड के आसपास। बट जो एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉनों की वो क्या होती है? 0। सारे इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन मिला, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट तो होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन को नहीं कर लेते। मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जब वो पहुंचते हैं तो तभी तक उन पे एक्सेलरेशन काम करता है। फिर पहुंचने के बाद इस एक्सेलरेशन से उनकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होती है। जैसे मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसमें कोलिजन किया, फिर वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ कोलिजन किया, तो यहाँ से यहाँ तक ही एक्सेलरेशन काम करता है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे यहाँ कोलिजन करता है तो अपनी जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है उसका लॉस कर देता है, ठीक है, और वो वेलोसिटी से जो एनर्जी बनी, मतलब जो बढ़ी हुई वेलोसिटी का उसने लॉस किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस किया, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। तभी किसी वायर में जब आप लगातार करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वायर गर्म हो जाता है। क्यों? यही जो काइनेटिक एनर्जी बार बार इलेक्ट्रॉनों की लॉस हो रही है उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैं कह सकता हूं दो लगातार कोलिजन के बीच इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती है। अब बच्चों दो लगातार कोलिजन के बीच टाइम कितना लगता है? इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इस समय जो वेलोसिटी एक्स्ट्रा वो गेन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वही तो इनको पॉजिटिव एंड की तरफ लाने में हेल्प करती है, और उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस ए टाउ। बट आपको पता है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो वीडी बराबर क्या बनेगा? ए टाउ, जहां पर टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो Vd बराबर आ जाता है बच्चों ए की वैल्यू क्या है? देखिए यहां पे
या ये है EV/ml टाउ। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन और पता है, क्या पता है? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से क्या रिलेशन होता है। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटीज कैसे रिलेटेड होती हैं? तो ये फार्मूला होता है I = NEA/VD। क्या होता है? I = NEA/VD। पुट वैल्यू ऑफ VD इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन में क्या करेंगे? VD की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यही चीज बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगी, जरा ध्यान देंगे। यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ VD इन I वाली इक्वेशन में VD की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? I = NEA/VD। VD की जगह क्या आ गया बच्चों? देखो VD की जगह आ गया EV/ml टाउ। तो हो गया EV/ml टाउ। ठीक है, यहां पे देखो अगर आप बात करो तो V/I यहां से आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो I को नीचे ले आओ तो V/I मिल जाएगा, बाकी सबको इधर ले आओ तो आपको यहां से V/I मिल सकता है। वो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा ml/ne² टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ V/I। और फॉर गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो ml/ne² टाउ है ये कांस्टेंट होता है। ये कब कांस्टेंट होता है? जब वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इससे सीधी सी बात बच्चों पता चल रही है कि जब ये कांस्टेंट हो गया तो V/I भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही ओम्स लॉ कहता है कि V/I क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। और उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते किससे हैं? R से। इसका मतलब है यहां से R बराबर भी हमको मिल गया, क्या मिल गया? ml/ne² टाउ। ठीक है, और V/I क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब R के बराबर हो गया। दिस इज ओम्स लॉ। ये बच्चों ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ओम्स लॉ से देख लिया कि फॉर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस V/I = R। फिजिकल कंडीशन मीन्स जब टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होती है। और रेजिस्टेंस हमारा बराबर होता है ml/ne² टाउ के। और रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? ml/ne² टाउ। अब बच्चों R क्या है? रेजिस्टेंस है। R है रेजिस्टेंस, अच्छी बात है। यहां पर बच्चों M क्या है? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो वायर लिया उस वायर का क्या एरिया है। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों अगर इस फार्मूले को हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो R डिपेंड करता है L पर। R किस पर डिपेंड करता है? L पर। मींस अगर वायर की लेंथ बड़ी कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ छोटी रखोगे वायर की तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो R लेंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरा बच्चों हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करेगा 1/एरिया पे। मीन्स अगर एरिया ज्यादा कर दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दिया जाएगा तो R क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के एरिया के। तीसरा बच्चों आता है कि R डिपेंड्स ऑन T। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
ठीक है। इफ टेम्परेचर T इज इंक्रीज्ड देन R इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, लेकिन बच्चों ये कंडीशनल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में R अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कम होते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से N इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, N इंक्रीज हो जाता है तो R डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे। तो अलग अलग सिचुएशन में जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से R इंक्रीज होगा, लेकिन किसका इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज होगा कंडक्टर में। ठीक है, बट T को इंक्रीज करने से R डिक्रीज हो जाता है। ये सिचुएशन किस में आती है? ये सिचुएशन आती है सेमीकंडक्टर में। ये किस में आती है? सेमीकंडक्टर में, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब बहुत कम होते हैं, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों कि अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और अगर सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे दोनों सिचुएशन हो जाती हैं। मींस अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ हम इक्वेशन देखें तो R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। R बराबर क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा टी। यहां पे ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। R0 ये क्या है? तो RT हो गया रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ T लिखा है तो T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस, 0 लिखा है तो 0, तो हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अल्फा इज द, अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टी क्या है? ये उस समय का टेम्परेचर है जब ये रेजिस्टेंस निकाला गया। मीन्स टी इज द टेम्परेचर ऑफ द वायर। टी क्या है? वो टेम्परेचर है जब का रेजिस्टेंस RT है। तो बच्चों ये रिलेशन होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो अल्फा है मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, ये पॉजिटिव हो जाता है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तभी तुम कह रहे हैं कि कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर के घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। बट अल्फा की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव हो जाती है। किसके लिए बच्चों? ये निगेटिव हो जाती है सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा निगेटिव है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी ना, तो इसमें घटेगी, तो ज़्यादा घट जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे हमने बताया आपको कि कोई वायर है, मान लीजिए ऐसा है कि वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है जिसकी अपनी लेंथ क्या है? L है। इस वायर को आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। कितना प्रोवाइड किया? V।
इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, वो कितनी प्रोड्यूस हुई, E। जबकि इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, ये कितना है, E। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर में करंट फ्लो हो जाती है, I। ठीक है, तो आपको बेसिक दो डेफिनेशन बच्चों मालूम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो प्रोड्यूस हुई वो कितनी हो जाती है, वो होती है V/L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। और दूसरा बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी, यानी कि ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या हो गई, करंट डेंसिटी होती है बच्चों। तो करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है, I/A। ठीक है, अब बच्चों यहां पे बात आती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद करंट डेंसिटी, मीन्स रो इज इक्वल टू E/J। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो इंटू J। ठीक है, तो जो E बराबर हो जाता है J वेक्टर, रो इंटू J वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो E बराबर क्या आ गया, रो इंटू J आ गया। अच्छा बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हमको रेजिस्टेंस से रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या निकलेगा बच्चों, रो बराबर E की वैल्यू क्या है, V/L अपान J की वैल्यू क्या है, देखिए I/A। ठीक है, और V/I क्या होता है बच्चों, जरा बताओ, V/I ओम्स लॉ क्या बताता है, V/I क्या होता है बच्चों, R मतलब रेजिस्टेंस। सो रो इज इक्वल टू RA/L। इस फार्मूले को देखकर कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि रो A पर डिपेंड करता होगा, रो L पे डिपेंड करता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो ना तो रो A पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर। तो रो डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर। तो ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ए और एल पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। अब आपके मन में ये आ सकता है कि ये इस पर डिपेंड क्यों नहीं करता, तो भाई इसके लिए आप ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए। रेजिस्टेंस का रियल फार्मूला क्या है, ml/ne², एटाउ, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है लेंथ ऑफ वायर, n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है एरिया और टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों R की वैल्यू ml/ne² A टाउ इंटू A/L। A से L को काट दो और L से L को काट दो। यहाँ से पता चलेगा कि रो बराबर m/ne² टाउ। यहीं से बच्चों पता चल रहा है कि रो की वैल्यू केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर किस पर, एक तो रो की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि टाउ आ रहा है, हमको पता है टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से टाउ चेंज होता है।
इसीलिए रो भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा मटेरियल पे, क्योंकि मटेरियल पे n डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किस पर डिपेंड करता है n, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, इसीलिए रो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वही पुरानी बात बच्चों कि रो की वैल्यू जो होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर T को अगर बढ़ा दिया जाए तो रो भी इंक्रीज हो जाता है। ये कैसा, ऐसा किस में होता है बच्चों, ये होता है कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में रो को, टेम्परेचर को बढ़ाने से रो इंक्रीज हो जाता है। बट ध्यान रखना बच्चों कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, रो डिक्रीज भी हो जाता है। ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है बच्चों सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में रो को बढ़ा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से रो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन कौन से, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जबकि टेम्परेचर की बात करें तो जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सब में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे बच्चों तो क्या होगा, रो की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पे। तो बच्चों टेम्परेचर पे वो किस तरह से डिपेंड करता है, इस पर हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें कंडक्टर में, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। तो इनमें क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों अगर हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो और टेम्परेचर T में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाता है आपको। मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी लगातार क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती जाती है। ये किस में होता है, ये कंडक्टर्स में होता है। किस में होता है, कंडक्टर्स में होता है। अच्छा, अगर हमसे कोई कह दे सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। इसका मतलब कंडक्टर का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी सेमीकंडक्टर के सब्सटेंस का, सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ETC, इस तरह से आर्सेनॉइड, बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इसका अगर हम रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं तो हम ये देखेंगे बच्चों कि अगर रेजिस्टिविटी को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी लगातार यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर हम बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये किस में होता है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। अब बच्चों कुछ ऐसे भी सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो कि एलॉय होते हैं। एलॉय मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को मिक्स करके बनाते हैं। मीन्स हम इस रेशियो में मिक्स करते हैं कि जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घट जाता है। तो हम दोनों को इस तरह से कंबाइन करते हैं, इतना इतना वैल्यू कंबाइन करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रो में कोई चेंज ही ना हो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही ना करे। तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलॉय। मीन्स एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा पड़ता है बट वैसे रियल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर रो का टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, अप्रॉक्स ये क्या रहता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब बहुत कम डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ लगभग ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है।
अब बच्चों एक आता है टर्म हमारे पास सुपर कंडक्टर। होता क्या है कि जैसे कंडक्टर्स में बात करूं तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते जाएं तो उनका रो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। बट एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिन पर उनका रो जीरो हो जाता है, रो जीरो हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ही जीरो हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर कहते हैं और सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा बनता है। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ है सुपर कंडक्टर का। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर कम करने पर एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिस पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि ग्राफिकल अगर हम उनको वेरिएशन दिखाना चाहें रो का टी के साथ तो इस तरह से शो कर सकते हैं। बच्चों हमें उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।